नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न नेता अटल जी के बारे में अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं। अटल जी के सम्मान में आज एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हुआ। लखनऊ अटल जी का लंबे समय तक संसदीय क्षेत्र रहा। वर्तमान में यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। उन्होंने 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करते समय अटल जी के बारे में जो बातें कही वह सुनने लायक हैं। इसी तरह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अटल जी से जुड़ी कई रोचक बातें बताई। आइए सुनते हैं दोनों नेताओं का संबोधन। अटल जी कल उनकी आयु के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सारे देश भर में जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां रहने वाले भारतीय अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को अपने देश में मना रहे हैं। अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी के कर्तव्य से मैं समझता हूं कि लखनऊ वासी कुछ ज्यादा अच्छी तरह परिचित है। वैसे तो सारा हिंदुस्तान परिचित है, सारा विश्व ही उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रभावित रहा। जहां भी गए इस रूप में उन्होंने भाषण किया। आप लोगों ने सुना होगा, नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत का पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के एक फोरम पर जनेवा में प्रस्तुत करना था। अटल जी उस समय नेता विपक्ष हुआ करते थे, विरोधी दल के नेता भारत की संसद में थे। सत्ताधारी दल कांग्रेस थी। उस समय नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम पर जनेवा में यदि प्रभावी तरीके से कोई प्रस्तुत कर सकता है तो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और उनको नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नेता विरोधी दल होने के बावजूद जनेवा भेजे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसी सोच थी उनकी। ये ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, राजनीति समाज में अपना कद ऊंचा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वह राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। ऐसा एक विलक्षण व्यक्तित्व था उनका। उनके संबंध में बहुत सारी चीजें मुझे याद है कि मैं यहां पर 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री था। एक महाविद्यालय के प्रबंधक, उस समय अटल जी सांसद थे, अटल जी से मिले और प्रबंधक ने कहा कि साहब शिक्षा मंत्री जी से हमारा एक काम है, आप कह दीजिए तो हो जाए। अटल जी ने मुझे कह दिया। उस काम के संबंध में संबंधित अपने सचिव को मैंने आदेश भी दे दिया कि इस काम को कर देना, लेकिन शायद 15-20 दिन तक वह आदेश उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो फिर से 14-15 दिन के बाद, क्योंकि यहां के स्थानीय सांसद थे, तो प्रबंधक जी उस महाविद्यालय के उनसे मिले। उन्होंने कहा कि अटल जी, आपने कहा था शिक्षा मंत्री जी से जिस काम के लिए, वह काम अभी तक नहीं हो पाया, एक बार फिर से आप उनसे कह दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं वह काम आपका होगा। लेकिन प्रबंधक महोदय ने एकदम जिद पकड़ ली। तो अटल जी ने कागज लिया और कागज पर लिख दिया, अब विलंब क्या था हमको, अब विलंब मुझे वो भूल रहा है, वो जो कविता लिखी थी उसने, अब विलंब के ही कारण कीजिए, हाँ, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिल प्रभु आयस दीजिए। बस यह लिखकर उन्होंने पत्र मेरे पास दे दिया। अब उनकी सहजता, उनकी सरलता और साथ ही उनकी मानसिक परखता, प्रखरता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उन्हीं की
जो शताब्दी वर्ष जन शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में यहां पर यह स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। स्वास्थ्य मेले के सारे आयोजकों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी श्री विजेश पाठक जी का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उस लखनऊ का जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं भारत रत्न से अलंकृत सभ्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले आयोजित करके सचमुच हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मित्रों, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, कई ऐसी योजनाएं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रारंभ की हैं। उन सबसे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, उनके द्वारा भी स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आयुष्मान भारत की योजना जो प्रारंभ की गई है, उसके बारे में आप सबको जानकारी है। 40 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और इतना ही नहीं, वह गरीबों के लिए था, कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन एक नई योजना इस बार के चुनाव परिणाम के आने के बाद जो लागू की गई है, वह आयुष्मान भारत की योजना, जिससे भी आप सब परिचित होंगे। अब चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी आय समूह का हो, सभी को, जिनकी आयु 70 वर्ष से पूरी अधिक हो गई है, उनको उनका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह योजना भी भारत सरकार ने प्रारंभ की। ऐसी कई योजनाएं प्रारंभ की। जन औषधि केंद्र भी खोले। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। जन औषधि केंद्र, आप सबको मालूम है कि जन औषधि केंद्र जो भारत सरकार ने खोला है, इन जन औषधि केंद्रों पर भी 50% से लेकर 80% सस्ती दवाएं लोगों को प्राप्त होती है। मैं जब लखनऊ में कुछ लोगों से पूछ रहा था, क्या जन औषधि केंद्र से आप परिचित हैं कि नहीं हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जन औषधि केंद्र के बारे में मैं जानता नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, जन औषधि केंद्र की लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। जन औषधि केंद्र की कई दुकानें लखनऊ में भी खुली हुई हैं। सस्ती दवा 50% से लेकर 80% तक की सस्ती दवा यदि प्राप्त करनी है, तो इन जन औषधि केंद्रों पर और प्राप्त आपको हो सकती है। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बुनियादी ढांचों का विकास है, हमारी केंद्र सरकार ने भी तेजी से काम किया है। 22 एम्स, जहां पहले केवल एक एम्स जो दिल्ली में हुआ करता था, अब हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में 22 एम्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। उनमें से आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के अंदर 12 से ज्यादा नए एम्स बनकर तैयार हो गए हैं और 4 का काम अभी चल रहा है। 2014 में जहां पर 387 मेडिकल कॉलेज थे भारत में, वहीं आज आपको जानकर खुशी होगी कि उनकी संख्या बढ़कर 780 हो गई है। एमबीबीएस की सीटें, माने जन आरोग्य के प्रति सरकार की कितनी प्रतिबद्धता है। एमबीबीएस की सीटें जहां पर लगभग 50,000 हुआ करती थी, आज वहीं उनकी संख्या बढ़कर 2 गुने से अधिक यानी 1,20,000 तक पहुंच गई है। साथियों, उत्तर प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा यह योगी जी ने प्रारंभ किया। त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने जो काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और यह जो कुछ भी काम किया है, केंद्र सरकार के जो काम हुए हैं, उसके अतिरिक्त जाकर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ किया। चाहे मेडिकल कॉलेज की संख्या हो या फिर उन्हें सीट्स की बात हो, इस प्रदेश में लगातार नया रिकॉर्ड इस प्रदेश ने कायम किया है।
इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। अलग अलग चरणों में जहां तक मुझे जानकारी है 27 मेडिकल कॉलेज तो भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा अभी 2017 में बनने शुरू हुए और मुझे बताया गया है कि इनमें 14 तो काम करने भी लगे, उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया, यानी यहां मेडिकल की पढ़ाई लिखाई होने लगी और 13 कॉलेजों में काम चल रहा है जो जल्द ही जनता की सेवा के लिए वो उपलब्ध हो जाएंगे। यह सब आपके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार काम कर रही है उसके विजन के अंतर्गत हो रहा है। उनका नजरिया स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति क्या है उसके अंतर्गत यह हो रहा है। जिसमें आने वाले समय में यूपी के हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज होगा और नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी दिन ब दिन सुविधाएं और अधिक बेहतर होती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, वैसे तो योगी जी के आने के बाद तो अच्छों की तबीयत दुरुस्त हो गई है। मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन जानकारी रखता हूं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छे लोगों की तबीयत दुरुस्त हो गई है। पर मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर 2017 में आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी और साथियों उसके बाद से आप सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर रहे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया है कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या 9 के बराबर हो गई। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ा और पढ़ते समय भी मैंने बराबर यह चर्चा लोगों के माध्यम से सुनी थी और उस हॉस्पिटल के सामने से गुजरिए बच्चों के शव को ले जाते हुए माता पिता दिखाई देते। मैं जब लोगों से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं चर्चा कर रहा था कि इंसेफेलाइटिस से कैसे गोरखपुर और आसपास के जिलों को लोगों को निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। किसी के पास कोई तकनीक उपाय नहीं, लेकिन मैं योगी जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों और बिहार के कई जिलों जो कि एन्सेफेलाइटिस की बीमारी से जहां बच्चे प्रभावित होते हैं उनको निजात दिलाने में आपने कामयाबी हासिल की। साथियों, किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है ये बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे यहां कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में स्वास्थ्य मेलाओं का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, सतत स्वास्थ्य मेलाओं का यह सिलसिला अभी चल रहा है और स्थान पर राज्य सरकारें अपने सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। और आज जब मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं तो मैं हेल्थ से जुड़े कुछ बिंदुओं पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जिसे WHO कहते हैं, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उस संस्था का काम है वह स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज को मॉनिटर करती है, उसकी जांच परख करती है और पूरी दुनिया के देशों को उस बारे में जो भी आवश्यक सूचना देनी होती है सूचना भी प्रदान करती है। उस संस्था ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी कि स्वास्थ्य क्या होता है। उस परिभाषा पर हम गौर करें तो उसके अनुसार किसी व्यक्ति का कंप्लीट शारीरिक, मानसिक और सोशल वेलबींग माने सामाजिक आचार व्यवहार, यह सब जो है उसका ठीक है तभी हमारा जाएगा उसका स्वास्थ्य उत्तम है। यदि सामाजिक आचार व्यवहार भी ठीक नहीं है तो मानसिक रूप से विकृत पाया जाएगा। इसलिए दावा नहीं किया जा सकता कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। साथियों,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलती दुनिया के साथ साथ लोगों के रहन सहन में भी बदलाव हो रहा है, खान पान में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसी समय सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सादा खान पान, यह सब हमारे जीवन और दिनचर्या के अंग हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है। अब सुबह जगने के बजाय सुबह तक जगने का प्रचलन देखा जा रहा है। तो वहीं खान पान में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले तो ब्रेकफास्ट और लंच यानी जलपान और भोजन दोपहर का दोनों अलग होते थे। सुबह के जलपान को ब्रेकफास्ट बोलते थे, दोपहर के भोजन को लंच बोलते थे। लेकिन अब एक नया शब्द लोगों ने क्रिएट कर दिया, अंग्रेजी में उसे ब्रंच कहते हैं, यानी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मिला दीजिए तो ब्रंच हो गया। और एक दूसरे टाइप का यह सिस्टम भारत में नहीं बल्कि सारी दुनिया में चल रहा है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, वैसे वैसे खान पान के तौर तरीकों में भी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। और इस तरह के छोटे छोटे बदलाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी सेहत खराब होगी, तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को उसका मुकाबला करने के लिए उपाय समय समय पर करने पड़ते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारों के द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत में जो जिस प्रकार का काम हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा भी इसकी सराहना की जा रही है। यह हम सबके लिए एक गौरवशाली है। आज इस अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जो इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो सहयोग इसमें दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। किशन रेड्डी जी ने मुझे आदेश दिया कि यहां उपस्थित रहना है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ द बर्थ सेंटेनरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आई थॉट कि देयर कैन नॉट बी ए बेटर प्लेस देन हैदराबाद टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, because in 21st century was when India was all set to emerge during Vajpayee ji's tenure। अगर सबसे ज्यादा इमर्ज होके हाईटेक सिटी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में कोई सिटी उभरा था तो इट वाज हैदराबाद। वी रिमेंबर एट द टाइम इट वाज टर्म्ड एज इट इज साइबराबाद। एंड इवन वाजपेयी जी's tenure, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड देयर। और वैसे तो पॉलिटिकल एंगल दूसरा हो जाएगा, मगर कुछ राजनीतिक हालात ऐसे थे कि दिल्ली के बाद उस एनडीए सरकार में सबसे बड़ा पावर सेंटर हैदराबाद ही था क्योंकि 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, विच वर द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ एनडीए गवर्नमेंट ड्यूरिंग वाजपेयी जी टेन्योर। बट यहां पर हम आज श्रद्धेय अटल जी की जिस स्मृति के बारे में एकत्र हुए हैं, तो एक और खुशी की बात है कि तेलंगाना में इस बार 8 लोकसभा सीटें जीतकर एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1980 में अगर मुंबई में जब पहला अधिवेशन हुआ और वो अटल जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जी किशन रेड्डी जी उस दौर से जब हमारा एक एमएलए होता था विधानसभा में और ये इकलौते एमएलए हुआ करते थे, वहां से 8 सांसद के दौर तक निकल आए, तो मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना में अंधेरे ने छटना शुरू किया है, सूरज ने निकलना शुरू किया है और कमल ने खिलना शुरू किया है।
और जब हम अटल जी के बारे में विचार करने के लिए सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति के एक अद्भुत और एक अलग नेता थे। क्यों? मेरे विचार से भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसको 40 साल जनता ने यह सोचा हो कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। 1957 when first time he became member of parliament, उनके टैलेंट को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर पंडित नेहरू ने 57-58 में कहा कि एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और 97-98 में जाके प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसे 40 साल तक देश ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा हो। और हम लोग तो बहुत बच्चे थे, हमें याद है 1984 का इलेक्शन, जब कांग्रेस को 400 सीटें मिली, अटल जी अपना चुनाव भी हार गए थे ग्वालियर से। हम स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमें याद है हमारे मोहल्ले में जो बहुत ही कट्टर कांग्रेस के समर्थक थे, वो भी ये कहते थे वो सब कुछ तो अच्छा हुआ मगर अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव नहीं हारना चाहिए था, उन्हें कम से कम सांसद रहना चाहिए था। दैट शोज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ही वॉज कमांडिंग इवन इन द हार्ट्स ऑफ द अपोनेंट्स। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो भारत के इतिहास के आज तक 2 ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो नेता बन के प्रधानमंत्री बने। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। 1990 के दशक में जब सर्वे होने शुरू हुए, तब अगर आप देखें 95, 96, 97, 98, कोई भी सर्वे उठा के देख लें मीडिया में, और फिर जनादेश पाकर प्रधानमंत्री बने। बाकी जितने प्रधानमंत्री बने, मैं सभी के प्रति फुल रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं, बाकी परिस्थितियों के हिसाब से बने। दे वर द सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर, नॉट दे हैव बिकम नेचुरली द प्राइम मिनिस्टर। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे बने सभी जानते हैं, देवगौड़ा जी, गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, वो तो रिटायरमेंट लेके और संन्यास लेने का भी तय कर लिए थे, परिस्थितियां बदली और वो प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 मॉर्निंग में भी उनको नहीं पता होगा कि शाम तो छोड़िए मैं कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन पाऊंगा। इंदिरा गांधी जी, विच इज कंसीडर्ड वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, वो कैसे बनी? इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 66 में, और विद अ टाइटल गूंगी गुड़िया, डम डॉल। तो लोगों को लगा चलो इसको बैठा देंगे, हमारा काम चलेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एवरीबडी नोज इन द फेमस कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ 26 of April 1946, when under cabinet mission plan it was decided that the new incumbent president will be the prime minister of the independent India। और उस समय एक वोट मिला था पट्टाभी रमैया को और एक वोट मिला था आचार्य कृपलानी को। ऑल स्टेट कमिटीज वोटेड फॉर Sardar Patel and 0 vote for Jawaharlal Nehru, and still he became prime minister. So I have given an entire sequence of 77 years, 2 ही प्रधानमंत्री थे। तो मैं कह सकता हूं अटल जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जो जनता के द्वारा चुनकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। किसी की कृपा, किसी दुखद घटना या किसी पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और फिर ऐसा ही नहीं था, उनकी जो एक अलग क्षमता थी, मुझे चूंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं और यूपी में तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन का मौका मिला कम एज में भी। मेरी उम्र तो बहुत कम थी, बट उस समय राजनाथ सिंह जी यूपी के अध्यक्ष थे, फिर सीएम बने, फिर नेशनल प्रेसिडेंट बने, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें वो प्रॉक्सिमिटी देखने का मौका मिला। और किसी पॉलिटिकल लीडर को कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए किसी सिचुएशन को, और कहां पे मैसेज देना चाहिए। आई वुड लाइक टू गिव यू 2 एग्जांपल्स। आफ्टर फायरिंग इन अयोध्या इन 1990, 91 का इलेक्शन हुआ जिसमें नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। एट द टाइम देयर वाज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन यूपी, विधानसभा एंड लोकसभा बोथ, बिकॉज विधानसभा वाज आल्सो डिसॉल्व। तो एक साथ इलेक्शन हो रहे थे। तो लखनऊ में अटल जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जो एमएलए के, विधानसभा के कैंडिडेट्स थे, दे यूज्ड टू गो एंड से भाई ऊपर वाला वोट अटल जी को दे देना, मगर ये वाला हमको दे दीजिए, नीचे वाला। तो अटल जी ने एक चुनावी सभा में कहा, बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, ये नीचे वाला हमको दे देना।
उनसे कहना ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को दे देना, पैजामा दूसरे को दे देना। जिसके पास भी जाएगा तो जोड़े के साथ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 2004 का लोकसभा इलेक्शन, तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो लखनऊ के करीब 100-125 जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको चुनाव की तैयारी की दृष्टि से बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास में। मुझको भी जाने का सौभाग्य मिला। तो जैसा होता है कि इतने बड़े लीडर हैं तो हर कार्यकर्ता कहता है, अरे आपको क्या कर, बस आप नामांकन फाइल कर दीजिएगा, उसके बाद आप 2.5 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 3.5 लाख से जीतेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपना जैसे बोलना होता बोले। जब अटल जी का बोलने का समय आया तो अटल जी ने बड़े धीरे से कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के बगल में एक मौलवी साहब आए नए पड़ोसी बन के, तो मेरे पिताजी ने उनसे जाके हालचाल लिया कि आप हैं, कि घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या है। तो मौलवी साहब ने कहा, जी वैसे तो मेरे एक लड़का है, और वैसे समझिए तो 4 हैं, और वैसे समझिए तो 10 हैं, और वैसे समझिए तो 100 हैं, और ऐसे समझिए तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ी पहली समझ में नहीं आई, 1 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं और कोई भी नहीं है। तो फिर मौलवी साहब ने कहा, जी वैसे तो मेरा एक लड़का है, पर वो खाना 4 आदमियों के बराबर का खाता है, तो जब वो खाने पे बैठता तो मुझे लगता मेरे एक नहीं 4 लड़के हैं। वो घर में ऊधम उत्पात यानी शरारत 10 लोगों के बराबर करता है, तो मुझे लगता मेरे एक नहीं 10 लड़के हैं। जब वो घर के बाहर जाता है तो 100 लोगों के बराबर शिकायत उसकी आती है, कंप्लेन, तो मुझे लगता है मेरे 100 लड़के हैं, मगर काम के वक्त वो दिखाई नहीं पड़ता तो मुझे लगता मेरा कोई लड़का ही नहीं है। सो दैट्स हाउ ही हैज गिवन अ सटल मैसेज टू द वर्कर्स कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, बट ये भी ध्यान रखिए कि काम कहां डिलीवर करना है। तीसरा मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि एक बार बहुत, जैसे कभी एक बड़ा एग्रेशन के साथ, आजकल आप पार्लियामेंट में देखते हैं ना, बड़ी उग्रता हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बीजेपी, उस समय जनसंघ था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा अटल जी की तरफ कि आप लोग में मुझे हिटलर नजर आता है। तो इन्होंने आपत्ति की कि मुझ में हिटलर क्यों नजर आता है। तो उन्होंने कहा कि आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण देते हैं। तो जब अटल जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पे आपत्ति थी कि मैं हाथ उठा उठा कर सदन में भाषण देता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठा कर भाषण देता हो। और इसके बाद जो एक वातावरण था जो बहुत एग्रेशन में था, वो सारा उसमें बदल गया। इंदिरा जी ने कहा कि आप लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है कि आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। अब अटल जी ने बड़े ही सटल वे में एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। ये सच है कि हम उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि आंख मिलाने के बाद हमें आंख हटाने में बड़ा जोर पड़ेगा, इसलिए हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। मगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1995 में आपको याद हो, जब एसपी बीएसपी का यूपी में अलायंस था और हम लोगों ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया सपोर्ट करके। यूपी में बीजेपी के 178 एमएलए थे और 67 थे सिर्फ बीएसपी के, मगर उनको सपोर्ट करके बनाया। वो गवर्नमेंट 5 ही 6 महीने चली थी। विदिन 6 मंथ दैट गवर्नमेंट फेल। बट काशीराम जी तब जीवित थे। तो काशीराम जी का एक बड़ा पेट डायलॉग था कि भाई मेरे लिए कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, अब तो आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो अब क्या बीजेपी नागनाथ नहीं है? अब आप सोचिए, अटल जी से क्वेश्चन पूछा गया, अब आप क्या जवाब देंगे? अगर आपने कुछ भी हार्ड बोल दिया, हार्श, तो गठबंधन गया, बिकॉज यू आर द टॉलेस्ट लीडर। अगर आप चुप रह गए एंड यू अवॉइडेड दैट क्वेश्चन, इट मींस यू हैव टोटली कंप्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप इतनी बड़ी बात सुनकर भी, अब अटल जी ने इतना मजेदार जवाब दिया कि भाई अगर वो हमको नागनाथ समझ रहे हैं, हम तो वो हैं
जो इस धरती के कंकड़ कंकर को शंकर समझते हैं तो हमारी नजर में वो भोलेनाथ है। अब आप समझिए, ये भी कह दिया कि हमारा उनका साथ रहेगा और भोलेनाथ शब्द प्रयोग किया। यानी वो भोले हैं, वो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एक तरीका था उसे समझना चाहिए। अब मैं सीरियस उदाहरण भी बताता हूं कि गवर्नमेंट जब बनी और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किस ढंग से उस चीज को आगे ले जा रहे हैं। अटल जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो डिसीजन हुआ वो हुआ पोखरण विस्फोट 1998। आज मॉर्निंग में जब किशन रेड्डी जी ने पार्टी कार्यालय में वो एग्जीबिशन दिखाई तो उसमें 98 का एक्सप्लोजन था। 98 का एक्सप्लोजन किस मामले में अलग था 74 के एक्सप्लोजन से? 74 में जब हमने एक्सप्लोजन किया था पोखरण में, हमारे अनाउंस करने से पहले अमेरिका और रशिया दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट। सेकेंड थिंग, हमने ये कहा था कि वी हैव डन दिस फॉर द पीसफुल पर्पस, वी आर नॉट हैविंग एनी एम्बिशन ऑफ मेकिंग एन न्यूक्लियर वेपन। इसके ठीक विपरीत 11 मई 1998 को जब पोखरण में एक्सप्लोजन हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने एक्सप्लोजन कर दिया और न केजीबी को पता लगा न सीआईए को पता लगा, जब शायद 3:00 पे अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। दूसरा अंतर क्या था? हमने नहीं कहा कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। वी हैव नॉट सेड दैट वी हैव डन दिस फॉर पीसफुल पर्पस। फर्स्ट टाइम इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट नाउ वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। यहां से एक सिग्निफिकेंट चेंज आया कि हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। और अब आप देखिए, उस समय भी जैसे आज पूरा इकोसिस्टम मोदी जी के खिलाफ लगा रहता है, आप सोचिए 98 में वो इकोसिस्टम कितना मजबूत था। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के बाहर, मीडिया में सबने कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए हमारे ऊपर। उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड द कंट्री, अब सब कुछ खत्म हो गया। उस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही अच्छी नहीं थी। उस समय हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई $1 भी इन्वेस्ट करता। एंड ओवर एंड अबव द सैंक्शंस अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो लोग ये समझाने लगे कि ये करने की जरूरत क्या थी, मगर अटल जी को पता था कि जब आप अपनी शक्ति दिखाते हैं तो फिर उसके उपरांत समृद्धि स्वतः आना शुरू होती है। उस चैलेंज से कैसे निपटा गया मैं आपको बताता हूं। उस समय और आज समाज में बहुत लड़ाई लगाने का प्रयास किया जाता है ना, कि कुछ लोगों ने ये अचीव कर लिया, कुछ विदेश में चले गए, कुछ ये हो गए। उन्होंने यहां से आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहुत लोग यूएस में हैं, एनआरआईज में। उस समय जब भारत में कोई $1 इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तब भारत ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले। $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया और वही एनआरआईज उन्होंने रिस्क लेकर, जिसमें कोई गारंटी नहीं थी कि ये पैसा कोई डिविडेंड देगा, प्रॉफिट देगा या नहीं, वो इनिशियल $5 बिलियन भारत की इकोनॉमी में आए। मेरे विचार से आज जो लोग समाज में सिर्फ लड़ाना चाहते हैं उनको विचार करना चाहिए कि उस क्रूशियल आवर में जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी क्रिपल कर सकती है, एक बहुत बड़ा रोल हमारे उस समुदाय ने प्ले किया जो विदेशों में थे। फिर क्या किया गया? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आपको रोड्स बनानी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, तो किस इंडस्ट्री के पास पैसा होना चाहिए? सीमेंट एंड स्टील। तो क्या किया गया? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया। इट वाज समवेयर इन दिसंबर ऑफ 99 और जनवरी ऑफ 2000। उसके लिए सबसे पहले डीजल पर 50 पैसे का सेस लगाया, तो 50,000 रुपए इनिशियली आए। दैट 50,000 crore rupees become the initial initiator of the national highway development project। उधर $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन आया। दूसरा क्या किया कि जो हाउसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दैट वाज 14%, हाउसिंग लोन, उसको रिड्यूस करते करते 7.75 पे लाए। जैसे ही हाउसिंग लोन 14% से 7.5 पे आया तो मिडिल क्लास ने बहुत भारी मात्रा में हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। तो क्या हो गया? हाउसिंग लोन जब लिया तो किस इंडस्ट्री के पास पैसा आया? स्टील एंड सीमेंट।
वही जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए था, वही इंडस्ट्री के पास हाउसिंग के लिए भी पैसा चाहिए था। मिडिल क्लास को मकान मिलने लगे, हाउस भी बनने लगे, और चूंकि लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो रोड्स भी बनने लगी। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लेबर इंसेंटिव, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव कोई सेक्टर है तो वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। 1999 से 2004 के बीच में 6 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए। उस दौर में जो माना जाता था कि हिंदुस्तान अब सस्टेन नहीं कर पाएगा, और आप देखिए कि हाउ डेक्स्टरसली ही हैज सेल्ड थ्रू दिस सिचुएशन, कि मई 1998 वी हैव डन द पोखरण एक्सप्लोजन, और मार्च 2000, जस्ट 18 months, बिल क्लिंटन वॉज इन इंडिया फॉर 5 days। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति 5 दिन भारत में रहा, और बिल क्लिंटन का दौरा इस मामले में महत्वपूर्ण था कि उससे पहले जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आता था वो पाकिस्तान भी जाता था, और वहां भी उतने ही दिन रुकता था। मगर बिल क्लिंटन भारत में 5 दिन रुके और पाकिस्तान में 5 घंटे रुके। और उसके बाद कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट अब इंडिया आता है तो अब पाकिस्तान नहीं रुकता है। उसका भी कारण क्या था? अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जापान ने प्रेशर बनाया इकोनॉमिक सैंक्शन का। भारत ने कहा ठीक है, तो अटल जी की सरकार ने कहा ठीक है, हम यूरोपियन कंपनी से बात कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं आइए इन्वेस्ट करिए। अगर जापान हमारे ऊपर स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए है तो हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, आओ भाई इन्वेस्ट करो। इमीडिएटली उनकी कंपनीज ने अपनी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कहा ये क्या कर रहे हो भाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट, हमारे कंपटीटर्स को आप प्लेटर पे दे रहे हैं। और विद इन ईयर, 1.5 year अमेरिका एक्सेप्ट किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, ये एक सोचने की बात है। हमारी अटल जी की सरकार 1999 में 1 वोट से गिरी थी, 1 वोट से सरकार गिरी थी अप्रैल 99 में। अगर 99 सितंबर में हम दोबारा लौट के नहीं आए होते तो आपको पता है कि एक बहुत सी चीज जो लोगों को ध्यान नहीं रहता, नवंबर 99 में सियाटल में WTO की कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जब गैट बना, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट कन्वर्टेड इनटू WTO ऑन 1 जनवरी 1995। तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स मजबूरी में साइन करने पड़े। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं उनकी भी मजबूरी थी। 99 नवंबर में सियाटल में सबका वैलिडेशन होना था, कंफर्मेशन। अगर उस समय कोई ऐसी सरकार होती जो सियाटल में उन सारी चीजों पे साइन कर दी होती, तो फिर उसके बाद आपके हाथ ऐसे बंध जाते कि कभी भी आपकी 2/3 बहुमत की सरकार आती तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। पर उस समय अटल जी की सरकार ने ऐसा स्टैंड लिया कि पूरे वर्ल्ड ने, हमारी आलोचना हुई, यह कहा गया कि इंडिया हैज सैबोटाज द सियाटल कॉन्फ्रेंस। कोई भी जाके चेक कर सकता है इन चीजों को। हमने कहा यस वी विल सैबोटाज, वी विल नॉट कंप्रोमाइज विद द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और उस समय मुरोसली मारन जो डीएमके के नेता थे, वो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, और प्रोटोकॉल तोड़कर बिल क्लिंटन डिनर के समय मुरोसली मारन की टेबल पे आकर बैठे, और अमेरिका ने एक प्रकार से एक्सेप्ट किया कि वी एक्सेप्ट यू एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। नवंबर 99 ये है, और मार्च 2000 में वो भारत आ गए। इसे कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बीच में से किस प्रकार से चीजों को निकालना। यहां मैं ऑन द लाइटर नोट एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं सन 2000 में पहली बार गया अमेरिका। तो जो 15 अगस्त को न्यूयॉर्क में वो होती है ना, वो इंडिया डे परेड, तो चांस की बात है कि उस समय हमारे एक तेलुगु फ्रेंड थे, वो मुझे लेके गए थे। तो तेलुगु अमेरिकन एसोसिएशन की टेबलाइट के ऊपर ही मैंने वो पूरी परेड देखी थी। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, अटल जी का स्टेटन आइलैंड में प्रोग्राम था। तो मैंने पहली बार महसूस किया, सितंबर 2000 की बात है जब वो यूएन में गए, वहां पे लोग दूर दराज से, ह्यूस्टन से, लॉस एंजल्स से, सैन फ्रांसिस्को से केवल स्पीच सुनने इसलिए आ रहे थे। उन्होंने कहा साहब बचपन से सुनते आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, भले ही हम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, एनआरआई हो गए हैं, मगर एक बार हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं जिनको हम सुनते हुए आते थे। तो दैट शोज की किस प्रकार का लेवल ऑफ
अट्रैक्शन था। आई रिमेंबर ऑन 15 अगस्त 1998 जब वो लाल किले से पहला भाषण देने जा रहे थे, बहुत से लोगों को मैंने इमोशनल होते देखा। उन्होंने कहा कि हम इसलिए इमोशनल हैं कि पहली बार एक स्वयं सेवक लाल किले की प्राचीर से भाषण देने जा रहा है। बट इन सारी चीजों के बीच में भी, जैसा मैंने आपको बताया, किस कॉम्प्लेक्सिटी में से कैसे देश को निकालना है वो उन्होंने दिखाया। तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। 2002 में मैं यूएस गया, तो वहां पे नरसिम्हा राव जी से मुझे संयोग से मिलने का मौका मिल गया मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो मैंने नरसिम्हा राव जी से कहा, अब देखिए मोदी जी की सरकार ने तो भारत रत्न दिया है उनको। हमने नरसिम्हा राव जी से कहा कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एडमायर your capabilities because when you took over, the country was passing through its most critical phase since independence. Country was on the verge of economic bankruptcy. हमने गोल्ड रिजर्व भी मॉर्गेज कर दिए थे। Because of मंडल, the caste sentiment was at its peak. Because of firing in Ayodhya, the communal sentiments were at its peak. पंजाब में टेररिज्म खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में शुरू हो चुका था। एलटीटी ने उसी समय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। एंड एबव ऑल माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं कभी कभी। उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर। तो नरसिम्हा राव ने कहा, हाँ कभी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो उनका भी फोन आ जाता है। फिर मगर बोले, कहने लगे मगर अटल जी तो मुझसे बहुत मजबूत स्थिति में है। तो मैंने कहा जी हमारे तो 182, उस समय हमारे 182 एमपी थे, बीजेपी के 182 थे, एनडीए की मेजॉरिटी थी। तो हमने कहा बीजेपी के तो 182 एमपी हैं, आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 243 एमपी थे, तो आप ज्यादा मजबूत थे या अटल जी? तो नरसिम्हा राव जी ने इतना मजेदार जवाब दिया, कहते हैं अरे भाई, हिंदी में बोले, अरे भाई अटल जी को तो सारा देश नेता मानता है, मुझको देश तो छोड़ो मेरी पार्टी में कोई नेता नहीं मानता था। एमपी होना से अलग होता है, एमपी होने कितने अलग बात है। तो दैट शोज कि वो किस प्रकार की जो चीजें थी, उनका अटल जी का किस प्रकार का व्यक्तित्व था। और मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी ने जो बीज बोया, अगर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अटल जी की सरकार में शुरू हुआ तो आज इंडिया का जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के दौर में दिखाई पड़ रहा है, वो मैं कह सकता हूं बीज अटल जी ने बोया था और उसे विराट वट वृक्ष तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। अगर आप देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी अटल जी ने 2001 में। मोदी जी ने आने के बाद सबको सब कुछ उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी। सबके पास बैंक खाता होगा, सबके पास मकान होगा, सबके पास शौचालय होगा, सबके पास हर प्रकार की चीज, स्किल के लिए सारी व्यवस्थाएं की। अगर अटल जी ने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया तो आज मोदी जी ने उस मुकाम पर पहुंचाया है जब हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड को लॉन्च करने की कैपेसिटी प्लेन से भी है, लैंड से भी है, मिसाइल से और सबमरीन से भी है। यानी जल थल नभ तीनों में हमने वो आणविक शक्ति को, जो न्यूक्लियर पावर को स्टैब्लिश करने का काम कर लिया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब मगर पाकिस्तान को लेकर अटल जी की पॉलिसी कुछ और थी और मोदी जी अलग पॉलिसी में। हमने कहा क्या अलग थी? मुझसे टीवी डिबेट में ही पूछा लोगों ने, तो कहा अटल जी तो कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मैंने कहा कि मोदी जी ने भी तो उसी को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा अटल जी ये कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मोदी जी ने भी कहा हाँ हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने बिल्कुल वही चीज जो उन्होंने किया। तो मैंने कहा वो तो उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई वो उनकी पॉलिसी से अलग जा रहे हैं। अब एक चीज और आप मार्क करिए, हम अगर थोड़ा और फाइन एलिमेंट से देखें, भारत में एक बड़ा परिवर्तन उस दौर में आया अटल जी की सरकार के समय में। वो क्या चेंज आया? आज अगर आप देखें, बहुत से लोग कहते हैं, लोग भूल जाते हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ मोदी जी की सरकार के समय में। लोग कहते हैं अटल जी के समय में राम मंदिर का निर्माण के लिए तो कोई काम नहीं हुआ। लोग फैक्ट भूल जाते हैं। मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। आज आप देखते हैं बहुत जगहों पे सर्वे की बात आ रही है, एक्सकेवेशन की बात आ रही है।
राम मंदिर के विषय में 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूटीन एक्सकेवेशन किया अयोध्या में और नीचे 8-10 खंबे निकल आए। और यह बात उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकेवेशन को जो लीड कर रहे थे के मोहम्मद, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस के प्रेशर में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने उसको रुकवा दिया कि भाई नीचे सबूत निकलना है तो इट विल। और इतना ही नहीं, व्हेन राम टेम्पल मूवमेंट स्टार्टेड दे हैव ब्रॉट अ बैन फ्रॉम कोर्ट कि देयर विल नो एक्सकेवेशन, कोई खुदाई नहीं होगी। मगर क्या बताएं, टेक्नोलॉजी एक बड़ी चीज है और टेक्नोलॉजी ने हमें मदद की। तब तक ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की टेक्निक एडवांस होकर आ गई थी, यानी उसके द्वारा आप बगैर एक्सकेवेशन के देख सकते हैं कि जमीन के नीचे क्या है। जैसे ऑपरेशन करने की बजाय अल्ट्रासाउंड से भी देखा जा सकता है कि क्या है अंदर। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार करके कोर्ट में सबमिट कर दिया गवर्नमेंट ने। अब उसमें दिख रहा था नीचे स्ट्रक्चर, उसके बेस, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा था ना कि खुदाई नहीं हो सकती, एक्सकेवेशन नहीं हो सकता, यह थोड़ी कहा था कि रडार मैपिंग नहीं हो सकती। रडार मैपिंग की रिपोर्ट आई और उसके बाद 2003 में एक्सकेवेशन हुआ और दर्जनों खंबे निकले, वो सारे सबूत निकल के आए। दैट हैज बिकम द कंक्रीट एविडेंस ऑफ फाइनल जजमेंट विच हैज कम ऑन 2019। अब मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि एक संयोग की बात देखिए, जो राइज हुआ जब अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने 91 में, बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कंट्री के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल की पॉलिटिक्स के हिसाब से देखते हैं। मैं कहता हूं 30 साल, 40 साल, 50 साल की पॉलिटिक्स में देखो। लुक एट द टेक्टोनिक शिफ्ट। जब राम टेम्पल का मूवमेंट शुरू हुआ उस समय हम क्या थे, हमारा खजाना खत्म हो गया था, सोना गिरवी रखा जा चुका था। जो लोग हमारी एज के होंगे या मुझसे सीनियर होंगे या हमसे कम उम्र के होंगे, उन्होंने अगर पढ़ा होगा 1991 में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे आ गया था। सिर्फ 6 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। उसके बाद विवादित ढांचा भी टूटा और पुराना इकोनॉमी का जर्जर ढांचा भी टूटा। द नेरेवियन मॉडल ऑल्सो गॉट कोलैप्स एंड द न्यू थिंग इमर्ज। और वो जो $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, दैट टच्ड $100 billion in 2004 during Atal ji's regime, and that touched $500 billion during Modi ji's regime, and now it is more than $650 billion जब राम मंदिर बनके खड़ा हो गया। तो आप ये सोचिए कि किस ढंग से चीजों में चेंज होता है। कभी कभी जो टेक्टोनिक शिफ्ट होती है हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते और इस कारण से हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं उन चीजों को समझने में। यहां पे एक बात हम और भी बताना चाहेंगे कि जो चीजें अटल जी से सीखने की होती हैं कि विपरीत परिस्थिति में कैसे शांत रहकर समय को निकाला जा सकता है। एक पीएमओ में एमओएस थे, उन्होंने बताया कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, वो दौड़े दौड़े अटल जी के पास गए। उन्होंने कहा देखिए टीवी पे दिखाई पड़ रहा है कि अटैक हो गया, हमें तुरंत इमरजेंसी की मीटिंग बुलानी चाहिए। और तुरंत हम सिक्योरिटी एजेंसीज को, आर्मी चीफ को, सबको बुलाएं। अटल जी ने एकदम शांत भाव से उनसे कहा देखो इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, पर अगर मैं इस समय सबको बुला लूंगा तो हर व्यक्ति मुझे रिपोर्ट क्या करना है इसके प्रिपरेशन में लग जाएगा, बजाय सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूं। लेट देम डू देयर वर्क, आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क देन वी विल गेट दी फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम देम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तब मुझे सीखने का मौका मिला कि किस ढंग से बड़े नेता सोचते हैं और किस ढंग से वो उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं और किस ढंग से देश को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि 2001 में मैं एक संयोग भी मानता हूं कि भारत में अगर आज परिवर्तन हो रहा है, एक बड़ा परिवर्तन, उस परिवर्तन को छोटी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 1901, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द 20th सेंचुरी, इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की सरकार थी, ब्रिटिश रूल। 1 जनवरी 1951, इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी,
इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1 जनवरी 2001 जब 21st सेंचुरी की पहली सूरज की किरण इस देश की धरती पर पड़ी तो इस देश में केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सरकार थी। और 2001 में एक और घटना हुई, मोदी जी का राजनीति में पदार्पण हुआ। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। नेक्स्ट डिकेड आया 2010, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार। नेक्स्ट इलेक्शन आया, दोबारा स्पष्ट बहुमत की सरकार। थर्ड इलेक्शन आया, थर्ड टाइम स्पष्ट बहुमत की सरकार। इसका मतलब देयर इज ए इंडिकेशन ऑफ टाइम साइकिल, काल चक्र की गति यह संकेत दे रही है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और ये ऐसे ही नहीं है, कोई कहेगा चलिए आपने एक कोरिलेशन ड्रॉ कर दिया। मैं बताना चाहता हूं हमारे देश के बहुत से सिद्ध महापुरुष हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक डिवाइन इंसाइट होती है चीजों को समझने की। स्वामी विवेकानंद 1903 में उनका देहांत हुआ। 1902 में वो अमरनाथ की यात्रा पे गए और उन्होंने कहा लौट के आने के बाद कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य आभा से युक्त होकर प्राचीन शक्ति के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वो समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। तो 1902 से एक शताब्दी आई है तो 2002 और 2002 और 3 ही वो ईयर है जब इंडिया की सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। दुनिया ने देखना शुरू किया कि भारत क्या कर रहा है और आप जाकर चेक कर लीजिएगा 2003-04 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस बने। 2003-04 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हमने 100 बिलियन टच किया। 2003 और 4 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसके थर्ड क्वार्टर में हमने 10.5% की ग्रोथ रेट अटेन की। चाहे एक ही क्वार्टर के लिए सही, हमने डबल डिजिट ग्रोथ रेट अटेन की। उस समय हम चाइना से आगे थे फॉर 1 क्वार्टर। यानी अगर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कुछ बदलाव होना है तो बदलाव तो दिखाई पड़ा, मगर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि 2004 के बाद वो ग्रोथ स्टोरी रुक गई। मुझे याद है इन 2013 जुलाई, उस समय आज के डिफेंस मिनिस्टर और उस समय के भाजपा के रक्षा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया। अमेरिका में बड़े बड़े थिंक टैंक्स, चेयरमैन ऑफ द कमिटीज, लोगों से हम लोग मिल रहे थे तो वो लोग जानते क्या कर रहे थे? नाउ द इंडिया सक्सेस स्टोरी इज ओवर। ये 2013 की बात है। इंडिया सक्सेस स्टोरी इज ओवर। अटल जी के समय में शुरू हुई थी, अब वो खत्म हो गया। तो उस समय हम लोगों ने कहा, हमारे उस समय अध्यक्ष थे राजनाथ जी, उन्होंने कहा नो, द इंडिया सक्सेस स्टोरी इज नॉट ओवर, इट इज वेटिंग फॉर बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी टू कम इनटू पावर। और आपने देखा कि वो बदलाव दिखाई पड़ा। अब मैं बताना चाहता हूं, श्री अरविंदो का नाम आपने सुना होगा, महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद ने कहा था कि भारत एक ग्रेट ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इज ऑफ 175 ईयर्स, 175 साल का है। और उन्होंने कहा कि यह ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, और यह ट्रांजिशन जब खत्म होगा तो इंडिया अपने लोएस्ट पॉइंट से बढ़ता हुआ हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मार्च करना शुरू कर देगा। रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न इन 1836। 175 कंप्लीट होते हैं 2011 में, तो 2012 से देश में परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा, और मोदी जी की सरकार 2014 में आ गई। इसका अर्थ बहुत साफ है कि जो कुछ देश में घटित हो रहा है ये वो नहीं है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वो है कि नया इतिहास बन रहा है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। मैं कह सकता हूं कि आदेश किया था अटल जी ने और इतिहास की धारा मोड़ कर दिखाई है मोदी जी ने, और भारत एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो शुरुआत अटल जी ने की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस मुकाम पर भारत को पहुंचाया है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट होगा जिसको
पुतिन ने भी अपने घर में स्पेशली एज एन ऑनर्ड गेस्ट डिनर दिया हो और जॉय बाइडेन ने भी दिया हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी दिया और रशिया के प्रेसिडेंट ने भी दिया। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके प्राइम मिनिस्टर ने 15 दिन के अंदर, मोदी जी ने, आप पुतिन के गले लगते हुए भी फोटो है और जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनके भी गले लगते हुए फोटो। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। नहीं साहब, इसमें टेंजिबल भी करके दिखाया है। क्या? हमको रशिया ने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है जो रशिया ने किसी को नहीं दिया है। वी आर द ओनली कंट्री विच हैज रिसीव्ड S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम विच इज कंसीडर्ड द मोस्ट एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम। अमेरिका ने, हमारा एग्रीमेंट हुआ है प्रीडेटर ड्रोन का, वी आर द ओनली नॉन नाटो कंट्री जिसको अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन देने का तय किया है। अब आप समझिए, हम क्वाड के मेंबर हैं, फिर भी रशिया ने हमको S-400 दिया है। आप इमेजिन करिए कि किस डिप्लोमेटिक डेक्सटरिटी के मुकाम पर मोदी जी ने लाकर भारत को खड़ा किया है। तो मैं कह सकता हूं कि 21st सेंचुरी में जो काम किया उन्होंने, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगता था कि ये काम हो ही नहीं सकते। जैसे जनधन अकाउंट्स की बात है, जो लोग गवर्नमेंट में रहे उनको पता होगा कि शुरू में ऑफिसर्स ने कहा कि साहब कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। आरबीआई ने कहा 1.5-2 करोड़ से ज्यादा अकाउंट एक साल में नहीं खोले जा सकते, तो सारी जनता को देने में तो 20 साल लग जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों ने कहा 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोले जा सकते। मोदी ने कहा नथिंग डूइंग, 31 मार्च 2015 तक हमें 10 करोड़ अकाउंट चाहिए। आज 54 करोड़ जनधन अकाउंट है। फिर लोगों ने कहा साहब अकाउंट तो खोल देंगे, पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा तुम अकाउंट खोलो, मुझे सब पता है कहां से आना है। ही वॉज हैविंग डीबीटी इन द माइंड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आज उन 54 करोड़ अकाउंट्स में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है, जो कहते थे अकाउंट में पैसा कहां से आएगा। इसलिए जो काम उस दौर में अटल जी ने किया था और आज मोदी जी ने जो किया है, उसे वो ऐसा है जैसे कि जमीन पे कोई पौधा उगाना हो ना, तो मुश्किल काम है, मगर अगर पत्थर में पौधा उगाना हो, पत्थर में अंकुर फुटाना हो, निकालना हो, तो कितना मुश्किल काम है। वो काम उन्होंने करके दिखाया। तो मैं अटल जी की कविता, आपको ध्यान हो, बड़ी फेमस कविता थी, गीत नया गाता हूं। तो जो अटल जी ने शुरुआत की और जो मोदी जी ने पहुंचाया, वो ऐसा है जैसे टूटे हुए तारों से वीणा बजा दी हो और पत्थर में अंकुर उगा दिया हो। तो अटल जी की वो लाइन थी, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में यानी पूर्व दिशा में, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। वो नया गीत गा के दिखाया। और आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, हर तरफ यूरोप में क्राइसिस है, इजराइल और उसमें लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में क्राइसिस हो रही है, चाइना ताइवान की लड़ाई है। भारत, आप देखिए क्या बांग्लादेश में हो रहा है, क्या पाकिस्तान में, क्या श्रीलंका में, क्या अफगानिस्तान में, मगर उसके बाद भी जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं। जो अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं साहब एक मामले में मोदी जी की गवर्नमेंट का अप्रोच और अटल जी की गवर्नमेंट का अप्रोच अलग अलग है, हिंदुत्व के मामले में। बहुत से लोग कहते हैं नहीं साहब हिंदुत्व समझ में नहीं आता, हिंदू समझ में आता है। तो हम बताना चाहते हैं एक दौर था जब इंडिया की ग्रोथ ऑफ रेट क्या थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 70s 80s। पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, उसका मजाक उड़ाया जाता था, दिस इज हिंदू ग्रोथ रेट। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहती थी, 10%, 12%, 14%, इवन 1974 76 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 2% ग्रोथ रेट। ये था हिंदू मॉडल। और अब क्या सिचुएशन आई है, यू रिमेंबर तो पुरानी दौर की एक फिल्म थी ना, हिंदी की पूरब पश्चिम, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो, जब जीरो दिया मेरे भारत में, उससे पहले का एक डायलॉग है, उसमें प्राण कहता है क्या देता है तुम्हारा देश,
2 रोटी खाता है तो उसमें से 1 रोटी कर्जे की खाता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? वो कहता है इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। तब वो गाना शुरू होता है जब 0 दिया मेरे भारत ने। आज मोदी जी ने उस मुकाम पे पहुंचाया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा कहती है कि इंडिया कंट्रीब्यूशन इन नेक्स्ट ईयर इन ग्लोबल ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी 15%, इट गोइंग टू बी हाईएस्ट एंड इट इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन। इसलिए दोनों बातें एक थी, फिर भी किसी को ना समझ में आती हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो पहला स्टेंजा है, जो लोग कहते हैं ना सब ये ठीक है, हम सॉफ्ट थे, हम उदार थे, मगर हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठाया गया। तो अटल जी की कविता का मैं पहला स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा बता के बाद समाप्त करता हूं। पहला स्टेंजा क्या था? वो कहते हैं हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।